हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत हमने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का जो उच्चावच स्वरूप था और वहाँ का जो सामान्य स्वरूप था उसका अध्ययन किया था। उच्चावचीय स्वरूप में हमने अफ्रीका महाद्वीप के जो भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में पढ़ा। जो भौतिक प्रदेश हमने पढ़े उनमें अफ्रीका महाद्वीप का पर्वतीय भूभाग, पठारी भूभाग तथा नदी बेसिन का अध्ययन किया है। इसी क्रम में आपका अगला टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य क्या है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है जिसके विकसित होने में मनुष्य का योगदान नहीं होता है। योगदान का तात्पर्य है कि उस मनुष्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके विकसित होने में, उगने में जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और प्राकृतिक वनस्पति में हम सीधे सीधे तौर पर घास को, पेड़ पौधों को, वृक्षों को, लताओं को, जितने भी वनस्पति के स्वरूप हैं, प्रकार हैं, उनको सम्मिलित करते हैं। तो हम अफ्रीका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने वाले तत्वों में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य कई तत्व भी हैं जैसे उच्चावच है, वर्षा है, तापमान है, सूर्यतप है। ये सभी कारक भी पवने हैं, ये सभी कारक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। किंतु इनमें जलवायु एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम ये मान सकते हैं कि ये इन सभी कारकों की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। अफ्रीका चूंकि एक विशाल महाद्वीप है और यहाँ की भौगोलिक विविधताएं भी अन्य महाद्वीपों की तुलना में अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु ने ही यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को विविधता प्रदान की है। यहाँ पर जलवायु की दृष्टि से हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक और तो सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं मध्य भाग में भूमध्य रेखीय जलवायु है। दक्षिणी भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय भागों में शीतोष्ण जलवायु है। सवाना प्रदेश में उपोष्ण जलवायु है। तो इस प्रकार से जलवायु संबंधी विविधताएं यहाँ पर विद्यमान है। तो इन सभी जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि अफ्रीका में जो वनस्पति है वो भी विविधतापूर्ण है, विविधता लिए हुए हैं। यहाँ पर एक और विश्वोत्तरी के सदाबहार वन भी हैं जो कि यहाँ की जो भूमध्य रेखा के उसके आसपास पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मरुस्थलीय भागों में कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर सवाना घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो सदाबहार वन भी है, कटीली झाड़ियाँ भी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सवाना घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। अब हम अफ्रीका की जो प्रमुख वनस्पतियों के प्रकार हैं वहाँ पर जो पाई जाती है उनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं उष्णाद्र वनों पर। उष्णाद्र वनों को विश्वोत्तरी के सदाबहार वनों के नाम से भी जाना जाता है। विश्वोत्तरी के सदाबहार वनों का तात्पर्य है वे वन जो कि विश्वोत्तरीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और सदाबहार से तात्पर्य है ये वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो इसी कारण से इन्हें विश्वोत्तरी के सदाबहार वन कहते हैं। और विश्वोत्तरीय प्रदेशों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो इनके विकसित होने के लिए इन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती है। इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, लगभग 45 से 60 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है। और इनकी जो तना होता है काफ़ी कठोर होता है, लकड़ी काफ़ी कठोर होती है। वृक्ष विविधतापूर्ण होते हैं, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सतही स्थलीय भाग है, धरातलीय भाग पर अनेक प्रकार की घास, लताएं, बेलें, छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि जो आपको बताया मैंने 45 से 60 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो जाती है और इतने अधिक घने होते हैं कि धरातल तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो इनके विकसित होने में पर्याप्त वर्षा तथा तापमान की भूमिका पाई जाती है। इन्हें भूमध्य रेखीय वनों के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका में मूल रूप से तो ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं क्योंकि कांगो बेसिन से होकर के ही जो है विषुवत रेखा अफ्रीका में गुजरती है। तो वहाँ पर ये वन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन गिनी की खाड़ी, मोजाम्बिक तट तथा पूर्वी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो पूर्वी अफ्रीका वाले भागों में भी जहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु है वहाँ पर इस प्रकार के उष्णाद्र वन फैले हुए हैं, विकसित हैं।
इसके बाद दूसरा आता है सवाना वन। ये मुख्य तौर पर वन तो नहीं है, पर ये घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है। इन्हें एक तरह से उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय घास भी कह सकते हैं हम, क्योंकि सवाना जो जलवायु है वो उच्च तापमान और अपेक्षाकृत कम वर्षा वाली जलवायु है। तो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, शुष्क घास के मैदान भी हम इन्हें कह सकते हैं। इन घास के मैदानों में घास के साथ साथ वृक्ष भी देखने को मिलते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सवाना घास के जो मैदान है उनकी विशेषता ये है कि यहाँ पर घास के मैदानों के साथ साथ वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये घास के मैदान नाइजर नदी से लेकर अबिसीनिया के पठार तक और पूर्व में तंजानिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला तक विस्तृत है। यानी कि जो इनका ये आप कह सकते हैं कि सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण वाले हिस्से में ये सहारा मरुस्थल के दक्षिण और भूमध्यरेखीय वनों के उत्तर, इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र है वहां पर सवाना घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य मुख्य वनस्पति है। ये देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भूमध्य सागरीय वनस्पति है। देखिए ये देखिए यहाँ पर तो है भूमध्य सागरीय वनस्पति, यहाँ पर भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ पाई जाती है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि सवाना, जो सवाना घास के मैदान है वो ये सवाना घास के मैदान यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति हमें देखने को मिलती है, जो शुष्क और मर्द शुष्क जो, तो यहाँ पर आपके सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, सहारा मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर हो गई। ये आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति हो गई, क्योंकि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति वाला क्षेत्र हो गया। ये आपके हो गया सवाना वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद आप जब दक्षिण की ओर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा था उष्णाद्र वन, भूमध्य रेखीय वन जो है ये यहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहीं से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। और यहीं पर दक्षिणी भाग में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय वन हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा घास के मैदान भी हैं, जिसमें पहला तो सवाना हो गया और दूसरा हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं, इन भागों में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप, नेटाल आदि प्रांतों में पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति भी मिलती है, जो कि तटीय भागों में है। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति भी देखने को यहाँ पर हमें मिलती है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय भागों में यहाँ पर पर्वतीय वनस्पति मिलती है। एटलस पर्वत का जो हिस्सा है, इसके भागों में हमें पर्वतीय वनस्पति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और पर्वतीय वनस्पति का जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके स्वरूप में परिवर्तन आता जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य मुख्य जो वनस्पति इस प्रकार यहाँ पर है। उत्तरी भाग में देखो तो यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है, यहाँ भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ घास मिलती है। फिर सहारा मरुस्थल में आ जाइए तो यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। सवाना वाले हिस्से में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो उष्णाद्र वन है वो यहाँ पर मिलते हैं। भूमध्य रेखीय जो वन है, विषुवत रेखीय वन यहाँ पर है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये देखिए यहाँ पर, इन्हें वेल्ड्स कहा जाता है। और ये दक्षिण अफ्रीका का जो तटीय हिस्सा है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने दो वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया। एक तो थी उष्णाद्र वन, जिन्हें भूमध्य रेखीय वन कहा जाता है, दूसरी सवाना घास वनस्पति। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरी जो वनस्पति वो है मरुस्थलीय वनस्पति। हमने देखा था अभी मरुस्थलीय वनस्पति जो है वो सहारा मरुस्थल वाले और कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति, यानी और इसका कारण क्या है? अल्प वर्षा। तो अल्प वर्षा के कारण ये मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हो जाती है, यानी जिनकी जड़ें लंबी होती है, पत्तियां मोटी तथा कांटेदार होती है, पेड़ों की छाल मोटी होती है। ये सभी वाष्पीकरण को कम करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इनमें कांटेदार वृक्षों की झाड़ियों की प्रधानता होती है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलती है? हम यहाँ देखते हैं कालाहारी और सहारा मरुस्थलों में। कालाहारी और सहारा मरुस्थलों में इस प्रकार की जो मरुद्भिद वनस्पति है वो देखने को पाई जाती है। इन्हीं वृक्षों में
खजूर के वृक्ष भी मिलते हैं। खजूर के वृक्ष यानी जब हम मरुद्यानों में जाते हैं, मरुद्यान का मतलब होता है ऐसे मरुस्थलों में ऐसे भाग जहाँ पर कुछ मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। प्लाया जो झीलें होती है, रेगिस्तानी झीलें जो बन जाती है प्लाया बेसिनों में, वर्षा का जल भर जाता है तो वहाँ पर मरुद्यान विकसित हो जाते हैं। और वहाँ पर किसके वृक्ष पाए जाते हैं? खजूर के वृक्ष भी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मरुस्थलीय वनस्पति है। इसके बाद हम आते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति पर। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है ये विश्व में कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, भूमध्य सागर के तटीय भागों में, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में, चिली में, और इसके अलावा आप देख दक्षिण अफ्रीका वाले हिस्से में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय वनस्पति है। और वो कहाँ कहाँ पर है ये हम देखते हैं। पहला तो अफ्रीका के जो भूमध्य सागरीय तटीय भाग है, अभी आपको मैंने बताया था, उत्तर के जो तटीय क्षेत्र हैं, भूमध्य सागर से लगते हुए जो भाग हैं उत्तर की ओर, वहाँ पर ये प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है, भूमध्य सागर के तटीय भाग। और दूसरा दक्षिणी अफ्रीका के तटीय भागों में, दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों में इस प्रकार की जो वनस्पति है हमें देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका में भी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति की विशेषता ये है दोस्तों कि इस प्रकार की वनस्पति में एक तो वर्षा शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। तो इस प्रकार की वनस्पति अपने अंदर ये विशेषताएं विकसित कर लेती है कि वो ग्रीष्म काल में शुष्कता सहन कर सके और शीतकाल में वृद्धि कर सके। जबकि और इनके अलावा इसमें जो विशेष फल हैं, काफ़ी विशेषता भी है फलों और इनकी खेती में। यहाँ पर अंगूर, जैतून, इसी नींबू, संतरा आदि खट्टेदार फलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। अंजीर यहाँ का एक प्रमुख उत्पाद है। तो विश्व का लगभग 90% से अधिक अंजीर और जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेशों से ही आता है। तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि होती है। तो वनस्पति के बारे में हम देख रहे थे कि खट्टे और रसदार फल बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। पेड़ पौधे अगर हम देखें तो जैतून, अंजीर, अंगूर, नींबू, खुबानी, इस प्रकार के जो रसदार फल हैं जो कि गर्मियों में पकते हैं। स्वच्छ आकाश रहता है, वर्षा नहीं होती है गर्मियों में, इसलिए ये अधिक विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भूमध्य सागर वनस्पति अफ्रीका के भूमध्य सागर के तटीय भागों में और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदानों पर। अफ्रीका में दोनों प्रकार के घास के मैदान हैं, एक तो उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। उष्ण घास के मैदान सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण घास के मैदान है, आपको बताया था मैंने, दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में इस प्रकार के जो वनस्पति है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण यानी जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री तक, यानी दक्षिण की ओर हम देखें तो मकर रेखा से दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इस प्रकार के शीतोष्ण घास के मैदानों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। काफी अधिक महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं? वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब जो अंतिम हमारे वनस्पति का स्वरूप बचा है वो है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति के बारे में हम आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की पर्वतीय वनस्पति हमें देखने को मिलती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ भी परिवर्तन, पर्वतीय वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तन होता है। ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तन क्यों होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में भी अंतर आता है, और तापमान में अंतर आने के कारण वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। सबसे निचले हिस्सों में हमें उष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी, सबसे निचले वाले भागों में। इसके ऊपर हम जाएंगे मध्यम ऊंचाई पर, तो मध्यम ऊंचाई पर हमें शीत कटिबंधीय जलवायु दशाएं हो जाएगी, यानी कि तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम होने के फलस्वरूप वहां पर जो है वनस्पति संबंधी जो स्वरूप है वो भी बदल जाएगा। तो जैसे जैसे हम इन भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले भागों की ओर जाते हैं वैसे वैसे वनस्पति में अंतर हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति जो है वो निचले भागों में देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले भागों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति हमें देखने को मिलती है। सिल्वर फर, जूनिफर, बर्च, एल्डर, ये सभी जो वृक्षों के प्रकार हैं ये अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय भागों में देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं
किलिमंजारो है, ड्रेकन्सबर्ग है, एटलस पर्वत है, यानी कि इथोपिया के, तंजानिया के, कीनिया के आदि आदि राज्यों के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उन सभी पर्वतीय भागों में इस प्रकार की पर्वतीय वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो ये जो वनस्पति है मुख्य तौर पर इथोपिया, तंजानिया और पूर्वी कीनिया में पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलती है, यानी कि जितने भी पर्वत हैं अफ्रीका में उन सभी पर्वतों पर इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अफ्रीका में नदियों के मुहाने पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों का तात्पर्य है कि ऐसे वन जो ज्वारी जल में पैदा होते हैं। ज्वारी जल का मतलब यानी जब ज्वार का जल आगे की ओर बढ़ता है तो तटीय भाग में जो खारा और नमकीन पानी फैल जाता है, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति विकसित होती है जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं, जो कि खारे पानी में भी अपना अस्तित्व बना करके रख सकते हैं। और इनकी जो जड़ें होती है वो जटा की जैसे होती है, यानी जटा की जैसे होती है, उसका तात्पर्य है कि वो पेड़ के तने को ऊपर उठा करके रखती है धरातल से, ताकि वो गल न पाए। यदि पेड़ का तना धरातल उसके अंदर रहेगा तो गलेगा, लेकिन इनकी जो जो जड़ें होती है वो इन्हें जटा की तरह होती है, फैली हुई होती है और इनको ऊपर उठा करके रखती है। जैसे नारियल का वृक्ष है, ताड़ के वृक्ष हैं, तो इनकी जो जड़ें होती है वो आपने देखा होगा बिल्कुल घनी होती है, गुच्छे की जैसे, जैसे जटाएं होती है वैसे होती है। तो ये अपने पौधे पेड़ के तने को उठा करके ऊपर उठा कर रखती है, इससे वो गलता नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि अफ्रीका में हमने मोटे तौर पर नंबर 1, यदि हम वापस रिवाइज करें, सबसे पहले उष्णाद्र वनों का अध्ययन किया। उष्णाद्र वनों के बाद हमने सवाना घास वनस्पति का अध्ययन किया। सवाना घास के बाद हमने मरुस्थलीय वनस्पति का अध्ययन किया। मरुस्थलीय वनस्पति के बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति, फिर शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वतीय वनस्पति और अंत में हमने मैंग्रोव वन भी जो देखे यहाँ पर। यहाँ की जो नदियाँ हैं, नाइजर है, नील है, जैम्बेजी नदी है, ये सभी जो नदियाँ हैं इनके मुहानों पर और तटीय भागों में ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, इसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और इस चैप्टर का जो असाइनमेंट है, आपका असाइनमेंट का जो प्रश्न है वो ये है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न दोबारा दोहरा रहा हूँ जो आपको असाइनमेंट में करना है। दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का सचित्र वर्णन करें। तो ये आपको अपने असाइनमेंट में करना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।